मैं कुमार गौरव आप लोग के सामने ऑक्सीडेशन का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, जिसको कॉमनली हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आज हम उसके सेकंड पार्ट में उसके एप्लीकेशंस के बारे में, कौन कौन से जो छोटे मोटे जो रिएक्शंस बच गए हैं हमारे पास, जैसे इंडोथर्मिक, एक्जोथर्मिक, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट में हमने ऑक्सीडेशन के फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था और कहा था क्या कि ऑक्सीडेशन को हमने तीन रिस्पेक्ट में डिफाइन किया था, जिसमें कहा था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिमूवल और एडिशन पे, और ट्रांसफ़र, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। उसके आधार पे हमने कहा था कि कुछ ऑक्सीडेशन के छोटे मोटे रिएक्शन, जिसमें हमने कंबशन की बात की थी। कंबशन में हमने अलग अलग एग्जाम्पल देके समझाया था, और एक और एग्जाम्पल मैं दे दूँ। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे, रिएक्शन के तौर पे समझाया था मीथेन का, कि जब भी मीथेन जो एक नेचुरल गैस का कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसको हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो वो हमें CO2 और H2O देता है। ठीक, सेम इसी तरह ये हमारा ब्यूटेन है, C4H10। वैसे हम इसका ये बना कैसे, ये हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन, कार्बन कंपाउंड्स में। ब्यूटेन जो है सर, ध्यान देना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट है LPG का, और इसको जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराते हैं तो ये बनाता क्या है, CO2 और H2O। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हैं वो ज़रूरी नहीं कि जितने भी कंबशन रिएक्शन है वो ज़रूरी नहीं कि वो फ्लेम प्रोड्यूस करें ही, लेकिन ये तो ज़रूर है कि कोई ना कोई एनर्जी ज़रूर देगा, चाहे वो हीट एनर्जी दे, लाइट एनर्जी दे। हाँ, हो सकता है वो कंबशन फ्लेम के फॉर्म में भी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि कंबशन वही होगा जो फ्लेम प्रोड्यूस करे। जो एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा वो भी हमारा कंबशन होता है। वैसे हम बायो में, अंकित सर ने आपको बताया होगा कि रेस्पिरेशन होता क्या है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो हम एक तरह से ये मानते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है वो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, या फिर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, वाटर प्रोड्यूस करेगा, साथ में ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ध्यान से देखना, अगर हम यहीं पे बोलें तो ये जो हमारा रेस्पिरेशन होगा ये हमारा एक्जोथर्मिक होगा, क्योंकि यहाँ से एनर्जी रिलीज आउट हो रही है। ठीक है, अब सोचो ध्यान से कि इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। जितने भी ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन है ना, वो उसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, जिसमें पहला एप्लीकेशन हमारा कोरोजन का। एक बात बता दूं कि कोरोजन जो है, ये इसको कहीं कहीं हम लोग रस्ट के से कंपेयर करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वो रस्ट है नहीं, रस्टिंग वो प्रोसेस नहीं है। कोरोजन होता कुछ और है, रस्ट कुछ और होता है। कोरोजन के पार्ट में, कोरोजन के अंदर रस्टिंग आती है, एक पार्ट है उसका, एक एग्जाम्पल के तौर पे आप कह सकते हैं। तो हमने क्या कहा, प्रोसेस ऑफ डेटोरिएशन। डेटोरिएशन का मतलब होता है डिग्रेडेशन या फिर डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज करना। किसी भी मेटल का डिकम्पोज होना, डिटोरिएट होना, किसके प्रेजेंस में, एयर के प्रेजेंस में, मॉइस्चर और एसिड बेस जो उसके आसपास हैं उसके प्रेजेंस में, उस मेटल का डिटोरिएशन, उसका डिकम्पोज होना प्रोसेस कहलाता है क्या, कोरोजन। नॉर्मल जितने भी कोरोजन हैं वो हमेशा बिल्डिंग्स को डैमेज, कुछ ना कुछ वो डैमेज ही करते हैं, एडिशन तो नहीं करेंगे, कुछ फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, लॉस ही हमारा होता है। जैसे बिल्डिंग को डैमेज कर देना, ब्रिज को डैमेज करना, शिप्स को डैमेज करना, और मेनी अदर आर्टिकल जो हैं सबको डैमेज। मतलब अगर आप किसी भी मेटल को एयर के प्रेजेंस में ला दो, मॉइस्चर के प्रेजेंस में ला दो, एसिड बेस के प्रेजेंस में ला दो, तो अगर वो मेटल डिकम्पोज होना शुरू हो जाए, वो डिग्रेड होना शुरू हो जाए, टूटना शुरू हो जाए, खोखला होना शुरू हो जाए, उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्या, कोरोजन। जिसमें हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि हम कोरोजन और रस्टिंग को दोनों एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, दोनों को एक ही मानते हैं, लेकिन एक होता नहीं है। ये दरअसल एक एग्जाम्पल है हमारा कोरोजन का, एग्जाम्पल है कोरोजन का। ठीक, अब देखो ये किसमें क्या होता है, किसी भी आयरन को जब हम मॉइस्चर के प्रेजेंस में लाते हैं और एयर के प्रेजेंस में लाते हैं तो ये क्या हो जाता है, ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस, उस आयरन के ऊपर ब्राउनी सब्सटेंस का एक लेयर बन जाता है, जिसको हम नाम देते हैं रस्ट। रस्ट को हम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं सर, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का। अगर आपसे कुछ पूछे तो व्हाट इज रस्ट, तो आप लिख सकते हैं इट इज द हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अब हम बात कर लें थोड़ी सी कि ये किस किस कंडीशन में होते हैं। तो पहला इसमें एयर का प्रेजेंस होना चाहिए, वाटर का प्रेजेंस होना चाहिए,
इम्प्योरिटी जितनी ज़्यादा होगी रस्टिंग उतना ही ज़्यादा होगा। मान लो हम कहते हैं कि अगर किसी आयरन में हमने किसी दूसरे मेटल की इम्प्योरिटीज डाल दी, कोई दूसरा मेटल डाल दिया, तो वो जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज होगी उतना ही ज़्यादा वो रस्ट करेगा। इसलिए कहा जाता कि प्योर आयरन जो होते हैं वो जल्दी रस्ट नहीं करते, रस्टिंग प्रोसेस नहीं करते। क्यों? प्योर आयरन में इम्प्योरिटीज नहीं होती है। दूसरी बात देखना, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें, ठीक, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम वही मेटल्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करते हैं, जिसको हम एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेटल्स की जो पोजीशन होगी वो बताएगा कि किस लेवल पे वो कोरोजन करेगा। मतलब जो जितना ही ज़्यादा, हमने एक पॉइंट एक हाईलाइट करके रखा है, देखना, जितना ही ज़्यादा मोर रिएक्टिव होगा मेटल, जो जितना ही ज़्यादा ऊपर होगा, कोरोजन होने के चांसेस उसके उतने ही ज़्यादा होंगे। कोरोड होना, ध्यान से देखना, कोरोड होने की बात कर रहा है, न कि रस्ट होने की बात कर रहा है। ध्यान से देखने वाली बात है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर हैं वो जल्दी से जल्दी कोरोड करेंगे, जो रिएक्टिविटी सीरीज के नीचे हैं वो कोरोजन कम करते हैं। इसीलिए इसी आधार पे कुछ मेटल ऐसे हैं, जब हम मेटल नॉन मेटल की बात करेंगे ना, तो हम एक वर्ड बताएंगे स्ट्रैटेजिक मेटल क्या होता है। तो कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जो कोरोजन करते ही नीचे, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब जो तो कोरोजन कभी नहीं करते, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम वाले लेयर पे आते हैं। जैसे देखना, हम बात करें कॉपर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, रिएक्ट विथ कार्बन इन एयर, एयर में जो कार्बन है उससे रिएक्ट करता है। अपने साइनी जो उनका ब्राउन सरफेस है वो लॉस हो जाता और उसके ऊपर कैसी कोटिंग हो जाती है? ग्रीन कलर की कोटिंग। ये है कोरोजन का काम। ये एजी किसका सिंबल होता है? अर्जेंटम, सिल्वर का। ये ब्लैक हो जाता है कब? जब ये सल्फाइड के साथ, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके उस सिल्वर पे सिल्वर सल्फाइड का लेयर बना देता। ठीक। पीबी और स्टेनलेस स्टील, ये एक पीबी और स्टेनलेस स्टील अपनी लस्चर को, अपनी उनकी जो चमक होती है उसको गायब कर देता। ठीक। अब देखो, गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, टाइटेनियम ये कोरोड नहीं करते। इसीलिए आपको बताऊँ एक बात कि जितने भी मिलिट्री वाले होते हैं ना, जो वॉरियर्स, मतलब जो आर्मी में जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, टैंक वंक होंगे, वो इसी सारे मेटल के बने होते हैं, टाइटेनियम, पैलेडियम के बने होते हैं, ताकि वो आसानी से कोरोड ना करे। हमारे पास फिर इसका तरीका भी बचाने का क्या है? पेंटिंग है, ग्रीजिंग है, उसके ऊपर किसी दूसरे मेटल की कोटिंग कर दो, वो है। उसको आप एयर वाटर से कांटेक्ट में बचा कर रखो, तब आप बचा सकते हैं। तो ये सारी कहानी किसकी? प्रिवेंशन की। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप कोरोजन को कैसे बचा सकते हैं, रस्टिंग को कैसे बचा सकते हैं, तो आपके पास एक तरीका है। क्या है? पेंटिंग। उसको ग्रीस कर दो। ग्रीस को तो आज बनती होंगे चैन, उनमें साइकिल की जो चैन होती है, जब आप साइकिल ज़्यादा हाथ चलने लगती है तो हम साइकिल वाले के पास जाते हैं, कहते हैं इस पर आप ग्रीस लगा दो, उस पर कोटिंग करते हैं एयर वाटर से। एक और हम बताएंगे इनोडाइजिंग प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। इन दोनों तरीके से भी कोटिंग में ही हुआ जाता है, एनोडाइजिंग और गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, हम बात करेंगे इसके। गैल्वेनाइजेशन में जिंक का होता है, एनोडाइजिंग में एल्यूमिनियम, तो हम बात करेंगे, अभी परेशान बनिए। तो सीधी सी बात कि प्रिवेंशन में हमारे पास इतने तरीके हैं जिससे आप बचा सकते हैं। हमारे पास दूसरा उसका एप्लीकेशन है किसका सर? रैंसिडिटी। ये नॉर्मली उस सब्सटेंस के साथ होता है जो फैटी होंगे और ऑयली होगा। हमने लिखा भी है फैटी और ऑयली सब्सटेंस। जब एयर के कांटेक्ट में आ जाए, ऑक्सीडेशन होता है, उसका टेस्ट कैसा हो जाएगा? अनप्लीजेंट हो जाते हैं। उस अनप्लीजेंट टेस्ट को हम रैंसिड कहते हैं। पूरा फेनोमेना रैंसिडिटी कहलाता है। हम इसको प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? तो भाई जैसी बात ये ऑक्सीडेशन कर रहा था, तो हम अगर कोई एंटी ऑक्सीडेंट डाल दे जो ऑक्सीडेशन होने से बचा दे,
जिसको हम कहते हैं क्या, एंटीऑक्सीडेंट। हमसे क्वेश्चन भी पूछता है व्हाट इज एंटीऑक्सीडेंट, नेम द एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट वगैरह वगैरह। तो एंटीऑक्सीडेंट वो है, देखो लिखा हमने, द सब्सटेंस दैट प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन को बचाए। ये एक है BHA और एक है BST। फुल फॉर्म देख लो भाई, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसॉल, ये एक नाम याद कर लो अभी तक। दूसरा है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ये नाम याद कर लो। दूसरा तरीका हम कैसे बचा सकते हैं, जिस कंटेनर में जिस जगह पे हम उस ऑयली और फैटी सब्सटेंस को स्टोर कर रहे हैं उसको हम कहाँ से करते हैं, नाइट्रोजन गैस फ्लश करते हैं। नॉर्मली सुनो भैया, हम कुरकुरे की पैकेट खरीदने जाते, 10 रुपये वाली कुरकुरे खरीदते हैं, कहते हैं मन में तो बहुत होता है, बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन होता नहीं है। जब कुरकुरे का पैकेट फाड़ते हैं तो पता चलता है कि आधा से ज़्यादा तो हवा भरी हुई है। वो हवा कौन सी होती है, नाइट्रोजन गैस। वो नाइट्रोजन गैस फ्लश इसलिए की जाती है उसमें, ताकि वो ऑक्सीडेशन से बचाए, और जब ऑक्सीडेशन होगा नहीं तो कुरकुरे के पैकेट में जो कुरकुरे रखा होता है वो कभी ख़राब होगा नहीं। ठीक है, आप जो ये ऑयल और फैटी सब्सटेंस है उसको आप कहाँ स्टोर करो सर, एयर टाइट कंटेनर में। ठीक है, दूसरी बात, कहाँ आप इसको यूज करो, कहाँ स्टोर करना है, वहाँ जहाँ लाइट ना हो। लाइट होगी ऑक्सीडेशन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। कोल्ड प्लेसेस में करो, स्टोर होंगे। छोटे मोटे रिएक्शन, ये तो हमारा था एप्लीकेशंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम कोरोजन और एसिडिटी की बात कर रहे थे। ऑक्सीडेशन में हम कंबशन और रेस्पिरेशन की हमने बात की। ठीक, तो इस तरह से हमारे कुछ छोटे मोटे रिएक्शन भी छोटे मोटे बचे हैं जिसका आपको जानना जरूरी है। वो है हमारा एंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ध्यान से देखना, हमने लिख भी रखा है, एक्जो का मतलब आउटसाइड होता है, थर्म का मतलब हीट होता है, इंडो का मतलब इनसाइड होता है, थर्म का मतलब हीट होता है। तो एक्ज अब हमने आपको पहले ही बता रखा है, कभी हम क्लास लिए थे तो हमने कहा था कि जो सेम चीज़ होती है वो रिजल्ट डिसाइड नहीं करती, जो डिफरेंट चीज़ होता है वो रिजल्ट डिसाइड करता। तो भाई देखो, दोनों में थर्म लगा है तो ये रिजल्ट डिसाइड नहीं करेगा, इस पे हमको डिपेंड रहना ही नहीं है। रहना किस पे है, जो बचे वर्ड्स हैं इंडो और एक्जो में। तो अब सोचो, थर्म का मतलब हीट, एक्जो का मतलब आउटसाइड, तो जो ऐसी हीट जो बाहर की तरफ निकले, मतलब रिएक्टेंट प्रोडक्ट बने तो प्रोडक्ट के साथ साथ वो हीट भी निकले।